नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 में हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक। आज होगी विभिन्न विभागों के 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम केस सूचीबद्ध। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने और किसान नेता डलेवाल को चिकित्सा सहायता देने के मामले पर होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा, 15 लोगों की मौत और 30 घायल। FBI को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार। उज्जैन से दिल्ली जा रही श्रद्धालुओं की बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई हादसे का शिकार। कोहरे के कारण हुई टक्कर, 45 श्रद्धालु घायल। मौसम की खबरों में उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी, स्कूलों में समय बदले। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की में आज होने वाली कैबिनेट बैठक की आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। सभी मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। मंत्रियों को एक सप्ताह पहले विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कुछ मंत्रियों ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में यह बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का एजेंडा देंगे। सभी विभागों के मंत्रियों को क्या क्या करना होगा और उनकी तैयारी क्या है, और साथ ही अपने विभाग को लेकर उनका रोड मैप क्या होगा, जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट की आज पहली बैठक है और साथ ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। इन माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन पर इनाम की घोषणा की थी। इन माओवादियों को जीवन यापन के लिए 86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब उत्तरी गढ़चिरौली नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। जल्द ही दक्षिणी हिस्से को भी उग्रवाद से मुक्त करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्ष से एक भी युवा माओवाद में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने साथ ही बताया कि 11 गांवों में नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली को इस्पात शहर का दर्जा दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने अहेरी से गढ़देवाड़ा तक बस सेवा का भी शुभारंभ किया और इस बस की यात्रा भी की। उन्होंने जिला में एक हरित खनन परियोजना की भी शुरुआत की। तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस कल गढ़चिरौली में थे, जहां 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है, मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुदूर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना करता हूं। इससे निश्चित रूप से जीवन की सुगमता बढ़ेगी और भी अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों के मेरे बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। बढ़ते आगे, दिल्ली के 7 भाजपा सांसद बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के सामने कई मांगे रखी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक्स पर केंद्रीय मंत्री के साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली को बचाना होगा। प्रदूषित हवा और कूड़े के पहाड़ का निदान करना ही होगा। मजबूरी में दिल्ली प्रवेश करने वाली गाड़ियों, ट्रकों और कारों को वैकल्पिक रास्ता देना होगा।
ऐसी ही कई मांगों को लेकर देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले हैं हम सभी सांसद। और आज सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों पर अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। उच्चतम न्यायालय किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। डलेवाल 1 महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को सूचित किया था कि डलेवाल चिकित्सा सहायता के लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि केंद्र ने बातचीत का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने 20 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त 3 दिन की मोहलत संबंधी पंजाब सरकार के अनुरोध पर संज्ञान लिया था। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को अवगत कराया कि किसानों ने केंद्र के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद डलेवाल चिकित्सा सहायता प्राप्त करेंगे। और अब खबर संभल से जुड़ी हुई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर यह अपील की है कि उनके खिलाफ FIR को रद्द किया जाए। सांसद जियाउर रहमान पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हालांकि सपा सांसद ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस हिंसा में उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। और अब बात कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की। नए साल के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। विशेष बात यह है कि साल 2025 की पहली कैबिनेट किसानों के नाम रही। PM फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी बढ़त हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को बोझ किसानों पर ना पड़े, ये सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी दी है। कैबिनेट के फैसलों से किसानों में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं कि कैबिनेट के फैसलों पर किसानों ने क्या कुछ कहा है। हम किसानों के लिए अहम फैसले केंद्र की मोदी सरकार ने किए हैं, जिसमें खाद की समस्या, किसान के बीमा और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ावा ना हो, जिसको लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया है, हम किसानों के लिए बहुत हितकारी है। किसानों को जो है काफ़ी छूट और जो है हर सुविधाएं दी गई हैं, उसके लिए जो है हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। किसानों को नई सौगात मिली है, जैसे कि फसल बीमा योजना, DAP खाद, इस पे जोर दिया गया है, काफ़ी आवंटन जारी किया गया है। इसे हम किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। की राशि को बढ़ाया गया है। इस राशि की वजह से किसानों को जो नुकसान होता है फसलों में, जो प्राकृतिक रूप से या किसी अन्य कारणों से, उसकी भरपाई होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। खाद का जो 1350 का जो कट्टे का मूल्य निर्धारित किया गया है, इससे जो है एक तो ब्लैक मार्केटिंग जो होती थी अब तक, वो अवैध रूप से उस पर धन कमाई करते थे। फैसला जो हुआ है सरकार के वाले का, ये ठीक हुआ है, हम लोगों के हित का है और ये सरकार के काम बढ़िया रहा है। जो फसल बर्बाद हो जाती थी उसके सही तरीके से उसकी राशि नहीं मिल पाती थी किसान को, लेकिन अब वो श्योर है 100% उसको बढ़ोतरी करके ही किसान को मिलेगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। तो एक बड़ा आरोप इस समय भाजपा आप पर लगाते हुए भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा है कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अपने पोस्टर में कहा कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, साथ ही कहा कि मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिया था और इस ठग ने वो भी एक विशेष समुदाय का। इन नए वोटरों की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक के बीच बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भाजपा ने केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं इस समय भाजपा। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ये पोस्टर जारी कर भाजपा ने कहा है फर्जी वोटर से इश्क है, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। तो ये पोस्टर भाजपा की तरफ से जारी किया गया है, जहां भाजपा ने केजरीवाल को ठग कहा है और साथ ही बताया है कि केजरीवाल फर्जी वोटर बनाने के स्कैम में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रही है इस समय भाजपा। तो लगातार भाजपा आप पर हमलावर है। उन्होंने कहा मकान मालिक को पता नहीं, घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए इस ठग ने। तो फर्जीवाड़ा का आरोप लगाता हुआ भाजपा इस समय जहां फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर उन्होंने हमला बोला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भाजपा ने आप पर आरोप लगाया है कि वोटों का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भाजपा ने आप पर लगातार एक बड़ा हमला बोला है। हमला ये है कि ये पोस्टर आपके स्क्रीन के सामने है, जब भाजपा ने जारी किया है कि फर्जी वोटर से इश्क है। केजरीवाल की इसमें फोटो लगी हुई है और लिखा है कि वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। तो इससे पहले आपको बता दें कि पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर भाजपा ने एक बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो सत्ता के इस खेल में फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। साथ ही मकान मालिक को नहीं पता कि उसके घर पर इतने फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार। आइए उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। धीरज, भाजपा का एक और बड़ा हमला, एक पोस्टर जारी कर उन्होंने केजरीवाल को ठग तो बताया ही है, साथ ही साथ एक बड़ा आरोप लगाया है कि फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले भाजपा का बड़ा पलटवार। धीरज जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरीके से पोस्टर जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरीके से हमला किया है, ये न केवल पोस्टर है बल्कि अगर हम कई विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखें तो उस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने तहकीकात कर ये जानने की कोशिश की है कि संख्या 0 क्या है और मकान संख्या 0 पर 144 वोट कहां से आ गए, ये मकान संख्या डैश क्या होता है, ये मकान संख्या A क्या है। तो खास करके अगर हम दिल्ली विधानसभा की ही बात कर लें तो दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ऐसे 5000 से अधिक वोटर्स का एक तरीके से तहकीकात किया, या उसके जो आम आदमी पार्टी का ये जो एक तरीके से जो रणनीति है कि फर्जी तरीके से वोटर बनाओ एक ही मकान के ऊपर और उस पे किसी न किसी तरीके से वोट डालकर और चुनाव को प्रभावित किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो नेता हैं, उन्होंने इस तहकीकात पे जोर दिया है कि ऐसे फर्जी वोटर्स की तहकीकात की जाए, इनको एक तरीके से इनका पर्दाफाश किया जाए। और इसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को भी दी है कि कैसे एक विधानसभा क्षेत्र में एक मकान पर, जो वो मकान भले ही जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 144 जोड़ी जिसमें जूते नहीं जा सकते हैं जिस मकान में, उस मकान के ऊपर 144 वोट कैसे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस मकान की जो संख्या है वो 0 लिखी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप है, उन्होंने इसके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि मकान संख्या 0 पे अगर कोई वोट बन जाता है तो उसके बनने के लिए एक रेंट एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है। पहले बिना रेंट एग्रीमेंट के आप वोटर आईडी कार्ड बना ही नहीं सकते हैं। जी धीरज,
तो ऐसे में अब पोस्टर वॉर पर राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा पलटवार तंज कसते हुए लगातार एक पोस्टर जारी करा हुआ है, जहां केजरीवाल को, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को ठग बताया गया और बताया है कि फर्जी वोटर का मामला जो है यहाँ तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मौसम का हाल। आप देखते रहिए न्यूज़ 10। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और न्यूज़ 10 में अब बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तर भारत में शीतलहर का असर साफ देखा जा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 2 दिन घना कोहरा छाए रहने के साथ शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चक्रवाती हवाओं के कारण आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी है। तो उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड से ठिठुरन बढ़ती जा रही है, तापमान गिरा है और इस वजह से ठिठुरन बढ़ गई है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। साथ ही मौसम विभाग ने 2 दिन शीतलहर बढ़ने के येलो अलर्ट भी जारी किया है। और आइए अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शिमला से जुड़ गई हैं हेमलता शर्मा। हेमलता का रुख करेंगे। हेमलता, हिमाचल में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि मौसम ने करवट बदली है, ठंड से ठिठुरन जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में शिमला का अभी क्या हाल है? नया साल अभी बीता है, वहाँ अभी कई सैलानी आए हुए होंगे अभी भी, क्योंकि अभी अभी नया साल है बीता है। 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार और करवट बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान जारी किया है? जी बिल्कुल, अगर आज की हम बात करें तो आज ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली हुई है और राजधानी शिमला का मौसम भी बहुत सुहावना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 4 तारीख से प्रदेश में भारी हिमपात की संभावना जताई गई है। 4, 5 और 6 ये जो 3 तिथियां हैं ये मौसम विभाग की तरफ से तय की गई हैं कि जब उनका ये अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके साथ साथ जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। लेकिन इस बीच जो शीतलहर का प्रकोप है वो जारी है। आज, कल और परसों भी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले हैं जिनमें शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये मानना है कि अभी जो ठंड है वो इसी तरह बरकरार रहने वाली है और इस बीच साल की शुरुआत का पहला हफ्ता ही अगर हम इसको माने तो पहले हफ्ते में ही अगर बर्फबारी दस्तक देती है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि जो बीते दिनों जो बर्फबारी हुई थी उससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ है और हिमाचल प्रदेश की तरफ जो पर्यटक है वो बहुत ज्यादा संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे हैं। ना केवल शिमला बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, बात मनाली की करें, धर्मशाला की करें या फिर किसी अन्य जगह की, तो वहां पर जो पर्यटक हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। कुछ एक जगहें ऐसी भी हैं भावना जहां पर अभी भी जो बर्फ है वो पिघली नहीं है, तो ऐसे में बर्फबारी होते हुए ना देखना, लेकिन जो बर्फबारी हुई है उसको देखने के लिए ही लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन जहां बर्फबारी हुई है, बात लाहौल स्पीति की करें तो वहां पर दुश्वारियां भी उसी तरह की हैं। जनजातीय क्षेत्र में अभी भी बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसे में जो पानी है, जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो पूरी तरह से जम गए हैं और जो वहां के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है जिससे पानी जम गया है। बहुत सारे जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं और ऐसे में अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी होती है तो पर्यटकों को तो यहाँ जो है बर्फ आकर्षित करेगी, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बर्फबारी परेशानी बन सकती है। भावना जी, अभी शिमला का क्या न्यूनतम और अधिकतम तापमान है हेमलता? साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि अगर बर्फबारी होती है तो पर्यटकों को तो ये लुभाएगी, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारियां की है?
जी, बिल्कुल, अगर बात पर्यटकों की करें सबसे पहले, तो पर्यटकों को पहले भी ये गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके लिए जो एक एडवाइज़री है वो जारी की गई है। अगर 4 तारीख को बर्फ़बारी होती है, तो पर्यटकों को उन तमाम जगहों पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी, जहाँ पर पहुँचना एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के लिए भी मुश्किल होगा और जहाँ से जो पर्यटक हैं वो असुरक्षित हों। बात कुल्लू ज़िला की करें तो कुल्लू ज़िला में जो अटल टनल रोहतांग है, अगर बर्फ़बारी होती है तो उसे क्रॉस करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रशासन की तरफ से ये पर्यटकों से अपील लगातार की जा रही है कि अगर बर्फबारी होती है और जो स्थानीय लोग हैं वो अनावश्यक अपनी जो यात्रा है वो ना करें, क्योंकि जो रास्ते हैं वो लगातार फिसलन भरे हो जाते हैं और ऐसे में जो दुर्घटना का खतरा है वो लगातार बना रहता है। तो इस बीच प्रशासन ये तैयारियां करने में जुटा हुआ है। और बात स्थानीय लोगों की, जो हिमाचल वासी है उनकी करें, तो उनके लिए भी बिजली विभाग के साथ साथ जल शक्ति विभाग ने तमाम वो तैयारियां कर रखी हैं। जो भी राशन है उसको पहले ही उन जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अगर भारी बर्फबारी होती है तो ऐसे में राशन की कमी ना हो। जो बिजली विभाग है उन्होंने भी अपना जो स्टाफ है उसको सख्त तरह से निर्देश दिए हैं और अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा जो लाइट है वो चली जाती है और ऐसे में कई दिनों तक गांव के जो लोग हैं उनको अंधेरे में अपनी जो रातें हैं वो बितानी पड़ती है। और ऐसे में जब ज्यादा बर्फबारी हो जाए तो जो बिजली की लाइनें हैं उनकी मुरम्मत करना भी काफी मुश्किलों भरा हो जाता है। तो प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है और पर्यटकों के लिए भी इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सुरक्षित रहें और बर्फबारी का आनंद भी उठा सके हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों पर। तो हिमाचल में इस समय ठंड जो है वो ठिठुरन पैदा कर रही है। ऐसे में आज और कल जो है हेमलता मौसम साफ रहेगा और 4 जनवरी 5 और 6 आप कह रही हैं कि बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने इन 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल। 4, 5 और 6 की अगर मैं बात करूं तो ये 3 दिन मौसम विभाग की तरफ से भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बीच जो मैदानी इलाके हैं वहां पर शीतलहर रहेगी। बात कांगड़ा की करे, बिलासपुर के मैदानी इलाकों की करे या फिर अन्य जो मैदानी इलाके हैं ऊना के मैदानी इलाकों की करे, तो ऊना के कई सारे ऐसे इलाके हैं हिमाचल में इस समय ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और 3 दिन जो है वो अलर्ट जारी किया गया, 4, 5 और 6 जब बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल हेमलता, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त देश में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन असल में बीता हुआ साल सबसे गर्म साल घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि साल 1901 के बाद साल 2024 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक औसत वायुमंडलीय तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्वी, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जनवरी में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देश में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। मौसम के आंकड़ों से पता चलता है कि मानसून के बाद का मौसम सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसमें तापमान में 0.83 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। देश भर में न्यूनतम तापमान में 0.89 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 0.46 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की वृद्धि देखी गई है। बढ़ते आगे, गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड द्वारा 3 हिंदुओं की दुकानों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने दुकानों को अपना बताकर रात में ताला तोड़कर सामान बाहर फेंककर दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। राजकोट डीसीपी जोन 2 के डीसीपी जगदीश बांगरवा ने बताया कि राजकोट के पुराने डाणापीठ इलाके में दुकानें खाली कराने के मामले में फारूक मुसानी समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नियमानुसार खाली कराने न करने के बाद कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। राजकोट के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में हमें एक फरियादी ने आके जानकारी दी कि नवाब मस्जिद करके एक स्थान है, वहाँ पे उनकी 3 दुकान है। 3 दुकानों में कुछ लोगों ने गैरकायदेसर वहाँ पे प्रवेश करके उनकी दुकान के सामान को बाहर निकाल दिया है और उनका ताला तोड़ के अपना ताला लगा दिया है और गैरकायदेसर उन पे कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे में ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई है और उस FIR के अनुसार फारूक भाई मुसानी और अन्य 4-5 जो अनजान लोग हैं उनके विरुद्ध एक फरियाद दर्ज की गई है और अभी इस मामले में जांच जारी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एक स्लीपर बस मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान दौसा जिले में नांगल राजावतान थाना इलाके में बस एक खड़े ट्रेलर में घुस गई।
इस हादसे में करीब 45 श्रद्धालु चोटिल हो गए हैं, जिनमें से 20 घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर के पिलर संख्या 148 पर पहले कोहरे के कारण एक ट्रक में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। दोनों वाहनों की टक्कर होने के बाद बस भी पीछे से आ गई और वह भी ट्रेलर में पीछे से घुस गई। इस हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसमें पिलर नंबर 198 नंबर के पास में एक्सीडेंट हुआ है। कोहरे की वजह से आगे जो ट्रक था उसमें पीछे से जो ये श्रद्धालुओं की बस आ रही थी वो उसमें भिड़ गई और लगभग 40 से 50 लोग इसमें सवार थे। 5-6 को रेफ़र किया गया है जयपुर, बाकी अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है यहाँ जिला अस्पताल है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए इससे पहले रुक कर लेते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ। माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह जनाब, भाभी जी पे तो आएंगे हम, पहले शुरू आपसे करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला गभड़िया, राधिका अजीत, संजय पिताजी का नाम दिनेश, अनिल राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहाँ पे भी है, संजय सिंह का भी है और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941, संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह। एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाली ये अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है भाई सर? बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है। ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार, फर्जी लोग। अब यहाँ पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहाँ पे भी पुरुष ही है।
सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया, और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले, वो दिखा दो सर। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। संजय सिंह ने ट्वीट किया। तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को। और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है, 2 जनवरी, जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। और अगर था तो फिर गुर्रा क्यों रहे थे, अपनी गलती स्वीकार करते। मानहानि का दावा कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक जमानती जो अपराध में जमानत पे छूटा उसका कितना मान बचा है, काय की हानि। और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले। ये है संजय सिंह। अब आ जाइए भाभी अनीता सिंह पर। सेकंड नंबर भाभी जी का वोट मैंने अभी दिखाया आपको, सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद में है, मकान नंबर 944, मोहल्ला घबड़िया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग, कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। 4 जनवरी 2024 में हमारा नाम सुल्तानपुर से कट गया है। डेट याद रखिएगा, 4 जनवरी 2024। भाभी अनीता सिंह आ गया पीछे। अब एफिडेविट दिखाइए। 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे है? अरे एफिडेविट भाई, एफिडेविट सबसे कॉर्नर वाला सबसे आखिरी ऊपर, टॉप पे, इसी के राइट पे टॉप। तो वो वाला दिखा दे भाई। इससे ये वाला, अच्छा इधर है भाई, इसको खोल भाई, बट डेट दिखा दो इसमें, 8 जनवरी। नोटरी की डेट सबसे लास्ट पेज निकाली गई और ऊपर से 8 जनवरी 2000। 8 जनवरी 2024 वो कह रही है। अखबार में 4 जनवरी को कह रहे हैं कट गया, प्रेस में वार्ता कर रहे हैं। एड्रेस दिखाइए सबसे फर्स्ट पेज पे। पार्ट नंबर 234, वोट नंबर 602, हाजिर हो। 234 दिखाओ भाई, दिखा दिया। अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया? आपके लिए दिया। आपने अपने लिए उनका जो एफिडेविट भरवाया वो गलत है कानूनी रूप से। और मैं फिर
निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से भी और उन सब एजेंसी से जहां ये एफिडेविट दिया गया है कि क्यों ना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संजय सिंह और अनीता सिंह फर्जी वोटों की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अरविंद केजरीवाल, तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। हर वो फर्जी मतदाता जो वोट डालता हुआ पकड़ा जाएगा उसको 1 साल की, कम से कम 1 साल की सजा है। और कानून सबके लिए बराबर है। कानून नहीं देखता कि वो बड़ा है या छोटा है। और ये कहानी यही नहीं रुकती है। नगीने आम आदमी पार्टी में एक से एक भरपूर है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का केस खत्म नहीं हुआ है, उनके भी 2 वोट हैं। पहला है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी साहिबाबाद 66, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पब्लिश्ड ऑन 1/1/2019, पार्ट नंबर 248, सीरियल नंबर 36 विद एपिक वोटर आई कार्ड नंबर XPD 42999822। ये पहला है। और दूसरा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 20 चांदनी चौक, वाइड एपिक नंबर XVP 1423416, पार्ट नंबर 117, सीरियल नंबर 1256। मुकदमा अभी चल रहा है, लंबित है। ये हमारे 2 साल पुराना मुकदमा, एक कोर्ट में केस है अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल के खिलाफ 2 वोटों का। मैंने कहा नगीने बहुत हैं, एक और दिखाता हूँ। अब देखिए ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। दिल्ली के प्रथम नागरिक मेयर महेश कुमार हाजिर हों। लाइए, अब महेश कुमार जी को देख लीजिए आराम से। इनका कहाँ है भाई, इनका वोट? एक मिनट नहीं, रुको पहले महेश कुमार जी को दिखाओ। 280 नंबर इनका वोट है। महेश कुमार, पिता का नाम भगवत प्रसाद, मकान नंबर F12, आयु 46, लिंग पुरुष। अब इनकी पत्नी देखिए, 281, ध्यान से देखिए, 281 नहीं पीछे दिखाइए सर, 276 पे है पीछे। कौन 276? कलर वाली है ना पीछे। अच्छा, कलर वाली दिखा दो। 276 पे है एक कलर। तुम ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हो मुझे। इधर तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये रहना ऊपर। अच्छा, तो कहाँ है? 276 77 साथ ही लगे। देखिए जी, 277 देखो पहले आप। पत्नी, निर्वाचक का नाम निधि, ठीक है जी। पति का नाम महेश कुमार, F12 जो महेश कुमार का एड्रेस है। आयु 38, वुमेन। उसके बाद ममता, फोटो एक ही महिला की है, नाम बदल गया पत्नी का। पति वही है, पति वही है महेश कुमार, फोटो वही है, पत्नी का नाम बदल दिया। सरकार मतलब प्यार से कुछ और कहते हैं क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ममता वोट दो, वो भी F12, आयु भी चेंज नहीं है। तुरंत महेश कुमार इनकी पत्नी को, इसको तो पद से इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। दिल्ली के मेयर हैं भाई आप, प्रथम नागरिक हैं, दिल्ली को शर्मसार कर रहे हो। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।